नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में स्वागत है। और हमने पिछले कुछ अध्यायों में 12वीं कक्षा की अध्यायों पर चर्चा की है और इस कक्षा में जो हमने पिछली कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बातचीत की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बातचीत की थी और संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के चरण को देखा था, उसके उद्देश्यों को देखा था, उसकी संरचना को देखा था और उसके अंगों के रूप में महासभा और सुरक्षा परिषद की बात की थी। सुरक्षा परिषद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा वीटो का अधिकार है और आज हम उस अधिकार से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले अध्याय को ध्यान से उस कक्षा में आप रहे होंगे और उस पिछले अध्याय को आपने देखा होगा। अभी हम सबसे पहले निषेधाधिकार यानी कि जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, यहाँ मैं ये बता दूं कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो का अधिकार दिया गया। वो सदस्य देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। साथ ही 10 अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था वहाँ की गई, जिनका कि चुनाव हर 2 साल के बाद किया जाता है। ये अस्थायी सदस्य देश जो हैं ये बदलते रहते हैं हर 2 साल के बाद और 5 अस्थायी सदस्य जब से इसका निर्माण हुआ है तब से अभी तक हैं और इन्हें ही विशेष अधिकार यानी कि वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो हम इस दृश्य में देख सकते हैं बच्चों कि हमारे 5 जो अस्थायी देश हैं उनके झंडे लगे हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और 10 अस्थायी सदस्य। हालांकि अभी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, उसमें हैं एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो एक गोल सा ये मेज है, इसके चारों तरफ सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठे होते हैं और इनमें जो शांति सुरक्षा के मसले होते हैं उसे लाए जाते हैं और उन पर वाद विवाद विचार विमर्श होता है। ये आपने देखा। अब हम देखते हैं निषेधाधिकार क्या है। यह जो अधिकार है बच्चों, यानी कि निर्णय स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार, इसे हम इस रूप में समझेंगे। हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। सरकार में इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति या किसी शाखा या किसी संगठन के पास ये अधिकार है तो वो अन्य शाखाओं, अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन के निर्णयों और अधिनियमों को या तो स्थगित कर सकता है यानी रोक सकता है या रद्द कर सकता है। बिल्कुल यही बात संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं जिनकी अभी हमने बातचीत की, उनके निषेधाधिकार पर भी लागू होता है। अगर वैश्विक मुद्दों से संबंधित कोई मुद्दा ऐसा होता है जिस पर कि आगे की बातचीत को रोकना होता है या सिरे से उसे हटा देना होता है, नकार देना होता है, ऐसे में ये 5 अस्थायी सदस्यों में से अगर किसी ने यह अधिकार, निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग कर दिया, वो मामला वहीं पर रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद को। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो यह संगठन जो है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से जो 15 विशिष्ट एजेंसियां हैं, 8 इसमें से कार्यात्मक आयोग के संबंध में है। इसके अधिकार क्षेत्र में 5 क्षेत्रीय आयोग भी आते हैं। तो ये जो हैं सब मिलकर किस तरह कार्य करते हैं, इसके कुल मिलाकर 54 सदस्य देश हैं। इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि 54 सदस्य देशों का किस तरह से वितरण किया गया है। ब्लू जो नीला कलर है यह अफ्रीकी राज्यों के लिए है, हरा जो रंग है एशिया प्रशांत के राज्यों के लिए है, जो लाल रंग से बिंदु दर्शाए गए हैं यह पूर्वी यूरोपीय राज्य है और जो गहरे
गुलाबी रंग का बिंदु है लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के लिए है, और जो पीला है वह पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए दिखाया गया है। तो इसमें से अफ्रीकी राज्यों के 14 प्रतिनिधि, एशिया प्रशांत के राज्यों के 11 प्रतिनिधि, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के 6 प्रतिनिधि, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के 10 प्रतिनिधि, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के 13 प्रतिनिधि हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सचिवालय जो इसका अंग है उसे देखते हैं। यह एक चित्र देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये बिल्डिंग है और इसमें सचिवालय इसका अंग कार्यरत है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा किया जाता है बच्चों। बाकी के अंगों की से संबंधित जो आवश्यक जानकारी होती है और सुविधाएं होती है यह सचिवालय द्वारा दी जाती है, और जो संयुक्त राष्ट्र का अधिकार पत्र है उसके अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनते हैं। और अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है। चित्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिख रहा है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में है। इसकी स्थापना भी घोषणा पत्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का था उसके तहत ही हुई थी 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को। इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय का जो अस्थायी न्यायालय था उसका स्थान लिया। इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ हमेशा रहता है और इसका जो प्रशासन का व्यय है यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर भारित है, यानी कि इसके व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। और आगे बढ़ते हुए अब हम संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों को एक नज़र देखते हैं कि क्या इनका कार्यकाल रहा, क्या इनकी उपलब्धियां रही। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे वो पहले महासचिव ट्रिग्वेली थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा। यह नॉर्वे देश के थे, वहाँ वकील और विदेश मंत्री थे। कश्मीर को लेकर जो भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध हुआ था और जो बाद में कोरिया युद्ध हुआ उसे ये समाप्त करने में नाकामयाब रहे। इस वजह से इन्हें थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। दोबारा इनके महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया था तो इन्होंने त्यागपत्र सौंप दिया। दूसरे जो थे डैग हैमरशोल्ड, इनका कार्यकाल 1953 से 1961 का रहा। ये स्वीडन के निवासी थे, अर्थशास्त्री और वकील थे। वहाँ स्वेज नहर का जो विवाद था और इसे सुलझाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। कांगो राज्य संकट को सुलझाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से इन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत संघ और फ्रांस में ने भी इनकी जो अफ्रीका में आज़ादी में भूमिका थी, साउथ अफ्रीका की आज़ादी में, तो सोवियत संघ और फ्रांस ने इनके विरोध में बात की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे तीसरे महासचिव यू थांट। यह 1961 से 1971 तक रहे। बर्मा यानी कि जो अभी म्यांमार के स्वरूप में है, म्यांमार के ये नागरिक थे। वहाँ एक शिक्षक की भूमिका में थे। बाद में ये बर्मा यानी कि म्यांमार के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। क्यूबा का संकट, जहाँ मिसाइल संकट हुआ था, उस समय समाधान में इन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। कांगो के संकट के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। जब साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र सेना की आवश्यकता थी तो उसे भेजकर इन्होंने शांति बहाली के प्रयत्न किए। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका की भूमिका की इन्होंने आलोचना की थी। और चौथे हमारे जो महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, वे थे
कूर्ट वाल्डहीम, इन्होंने 1972 से 1981 तक अपने पद पर का निर्वाह किया। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, यानी कि यूरोपियन देश है ऑस्ट्रिया। वहाँ के राजनीतिक और विदेश मंत्री भी रहे ये। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान हेतु इन्होंने जो कदम उठाए, प्रयास किया, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। बांग्लादेश में राहत अभियान की इन्होंने देखरेख की, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा बाढ़ पीड़ित हो जाता है। तीसरी बार जब महासचिव ये चुने गए तो चीन ने विरोध जाहिर किया और इनका चुनाव नहीं हो सका। पांचवें थे जेवियर पेरेज दे कुयार, ये पेरू के थे। इन्होंने 1982 से 1951 तक महासचिव का पद संभाला। ये वकील और राजनयिक भी रहे। साइप्रस, अफ़गानिस्तान, एल सल्वाडोर में इन्होंने शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए। और भी उस समय के जो मुद्दे थे, यानी कि इराक और कुवैत का मुद्दा, इसके पहले श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष था वहाँ, और ईरान इराक के मसले जब बाद में उभरे, जिसमें कि इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो ईरान इराक के मुद्दे भी जो पर भी इन्होंने कुछ प्रयास किए, जिनमें कुछ सफल रहे और कुछ सफल नहीं रहे। आगे जेवियर पेरेज दे कुयार के बाद जो पद संभाला वे थे बुतरस घाली। यह मिस्र के थे। ये राजनयिक और कानून के जानकार थे, विदेश मंत्री भी थे वहाँ के। एन एजेंडा फॉर पीस नामक एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, जिसकी कि उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान इन्होंने चलाया। अफ्रीकी गणराज्य आपस में भी लड़ते रहते हैं। बोस्निया, सोमालिया, रवांडा, जो कि ये सारे देश जो हैं अल्प विकसित देश हैं, इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सफल नहीं हो सका। गंभीर असहमति होने की वजह से अमेरिका ने इनके दोबारा चुनने पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद आए कोफी अन्नान, यानी कि कोफी ए अन्नान। ये अफ्रीकी देश गोल्ड कोस्ट, जिसे अब घाना कहा जाता है, घाना के थे। इन्होंने 1997 से 2006 तक महासचिव का पद संभाला। संयुक्त राष्ट्र के ये अधिकारी भी रहे थे। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए इन्होंने एक वैश्विक कोष बनाया, यानी कि विश्व कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को इन्होंने अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद एवं संस्थापक आयोग की स्थापना की। इस कारण इन्हें 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। और इसके बाद बान की मून महासचिव बने। 2007 से 2016 तक यह महासचिव के पद पर रहे। कोरिया गणराज्य, यानी कि दक्षिण कोरिया के ये थे। कूटनीतिक थे, विदेश मंत्री रहे। इस पद पर ये दूसरे एशियाई थे जो यहाँ बैठे। इसके पहले यू ठांट म्यांमार के थे। जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने महत्व दिया। विकास के लक्ष्यों, सतत विकास के लक्ष्यों को भी इन्होंने प्राथमिकता में रखा और यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध की समाप्ति और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। वर्तमान में एंटोनियो मनुएल द ओलिवेरा गुटेरस इनका पूरा नाम है। 2017 से पद पर हैं। 2026 तक इनका कार्यकाल है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे ये। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहे। अभी वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। और बच्चों, ये जो तस्वीरें थी, ये सभी तस्वीरें यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से ली गई थी और जिसका उपयोग हम इसका क्रेडिट यूनाइटेड नेशंस की साइट को देते हैं और इनका उपयोग आपकी कक्षा के लिए किया गया।
उम्मीद है कि आपने इन सबों को ध्यानपूर्वक देखा होगा और इनके कार्यकाल को, ये किस देश के थे, सबों को ध्यान से देखा होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर कि इसके बाद हम देखेंगे अन्य संस्थाओं को, तो जिसमें सबसे पहले आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और अपने कार्यों के कारण इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण बात है वह कि जॉर्ज फर्नांडिस इस संस्था के पहले निदेशक बने जो कि हमारे भारत के थे। मानवाधिकार कहता है कि ह्यूमन हैज़ एवरी राइट्स, यानी कि मानव होने के नाते उसे सभी अधिकार प्राप्त होने हैं। मानव होने के नाते उसे सभी अधिकार मिलने चाहिए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानवाधिकार के क्षेत्र में स्वतः यानी कि आगे बढ़कर खुद ही बहुत से मसलों को अपने संज्ञान में लाया, यानी कि अपनी जानकारी में लाया और उन मसलों पर काम किया। संबंधित देशों तक उन मसलों को पहुंचाया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों, मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने, हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ने को बताती है। इसकी स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। आप नीले रंग से इसके प्रतीक चिन्ह को देख सकते हैं जो कि मानवीय मूल्यों के लिए कृतबद्धता को दिखा रहा है, यानी कि प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी आनुषंगिक रूप में यानी कि सहायक रूप में इसे हम कह सकते हैं कि यूएनओ से संबंधित ही है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करना सकारात्मक रूप में आएगा, लेकिन अगर उसे ही एक विभत्स शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाए, सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए, तो यह केवल विनाश को बढ़ावा देगा। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से जो विश्व के परमाणविक सुविधाएं हैं या संयंत्र बने हुए हैं जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न हो। इसका गठन इस उद्देश्य से भी किया गया था कि भविष्य में परमाणु बमों का जो उपयोग किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, वह उस जैसी घटना का मतलब दोहराव न हो। साथ ही रूस में जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई थी, उस वैसी घटना का भी दोहराव न हो, क्योंकि परमाणु विकिरणों का प्रभाव कई दशकों तक होता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच। यह भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह ही एक संस्था है, मानवाधिकार की संस्था है। यह मानवाधिकारों की वकालत करता है, उनसे संबंधित अनुसंधान करता है। सबसे बड़ा संगठन है यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दुनिया भर के मीडिया पत्रकारों का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर यह खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने की बात की, क्योंकि बारूदी सुरंगें जब फटती है तो यह केवल सैनिक अभियानों में लगे लोगों को ही नहीं मारती है, बल्कि आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को भी मार डालती है या उनका नुकसान करती है। छोटे छोटे बच्चों को अगर सैनिक उपयोग के लिए सेना उपयोग में लाती है, उसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने बहुत काम किया। और बाल सैनिकों, उन्हें अक्सर आत्मघाती दस्तों के रूप में तैयार किया जाता था और
उनका इस तरह से मस्तिष्क परिवर्तन के लिए कार्यक्रम किए जाते थे ताकि बच्चे बिना कुछ सोचे समझे युद्ध की अग्नि में भस्म हो जाए। और अगला जो आपका संगठन है वह है विश्व व्यापार संगठन। बच्चों, विश्व व्यापार संगठन उसके सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। हालांकि कोई भी संस्था अगर आज की तिथि में कार्य करती है तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव अन्य संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष न तो अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य होता है। उसी तरह विश्व व्यापार संगठन, इसका ध्येय जो था, मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना। जिस तरह से हमने दक्षिण एशिया के मसले को देखा था, वहाँ भी मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात की गई थी। यह व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया था। तो इस पहल का हम आज भी विश्व पर असर भूमंडलीकरण, उदारीकरण के रूप में देख रहे हैं, जहां लगभग सभी देशों ने अपनी सीमाएं खोली है, अपने यहाँ के व्यापार से संबंधित नियम कानूनों को शिथिल किया है। और अब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और 193 सदस्य देश हैं, जिनमें से 190 सदस्य देशों द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। यहाँ वित्त पोषित से तात्पर्य है बच्चों कि सभी सदस्य देश अपने अपनी क्षमता के अनुसार इसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसका जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि यूएसए में है। इसे राष्ट्रीय सरकारों के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। विनिमय दर जो होती है उसकी स्थिरता का एक प्रमुख समर्थक माना जाता है। दो जो शब्द आए हैं, विनिमय दर, यानी कि किसी वस्तु का आदान प्रदान हम जब करते हैं, यहाँ आदान प्रदान न कहकर हम कहें कि किसी वस्तु का अगर हम व्यापार करते हैं तो उनमें स्थिरता का होना आवश्यक है। इस साल आपने अगर बहुत ज़्यादा निर्यात कर लिया उसी वस्तु का, और आयात किसी वस्तु का अगर आप ज़्यादा कर रहे थे और उसे कम कर लिया, तो ऐसे में स्थिरता का संतुलन गड़बड़ा सकता है। और दूसरा जो है मुद्दा वह वैश्विक ऋणदाता के रूप में। तो जो भी देश ऋणग्रस्त हो जाता है, जैसे हाल में हम श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही ठप हो गई। एक उदाहरण हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी ले सकते हैं, जहां की दैनिक ज़रूरतों की जो चीज़ें थी, यानी कि आटा, चावल, चीनी जैसी चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि आम जनता परेशान हो गई। और उसे देखते हुए इन देशों को ऋण की सुविधा प्रदान की गई, आसान ब्याज दरों पर दी गई, ताकि ये देश अपने आप को फिर से व्यापार क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में खड़ा कर सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कार्य सराहनीय कह सकते हैं। मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, रोजगार सृजन भी करता है। जाहिर है कि जब व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो रोजगार दर उच्च होगा। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और अब हम विश्व बैंक को देखते हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ कार्य कर रहा था, उससे कहीं आगे बढ़कर विश्व बैंक अपनी भूमिका निभाता है और कमोवेश वही भूमिका निभाता है जो कि IMF की होती है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई। आगे बढ़ते हैं और अब हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संघ है
अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए इसका गठन हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र में है, उपस्थित है और श्रमिक मुद्दों को यह देखता है। 193 जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें से 187 देश इसके सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने, मजदूरों के मुद्दों को देखने, राष्ट्रों को विकसित बनाने, उन्हें तकनीकी सहायता देने के लिए इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की स्थापना का जो उद्देश्य था बच्चों, वह द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। आप इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में देख रहे हैं कि बच्चों की देखभाल को समर्पित ये संस्था है कि किस तरह एक बच्चे को वयस्क ने उठाकर उसे ऊपर उठाया हुआ है, मानो उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा हो। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना और इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में एन बेनेमन हैं इसके चीफ। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल पुरस्कार इसके कार्यों के लिए दिया गया। 1989 में इस संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया। इसके कार्यालय 120 से अधिक शहरों में है। हमारे पटना में भी इसका कार्यालय पाटलिपुत्रा गोलम्बर के पास है और बड़े स्वरूप में है। पूरे बिहार में इसके सदस्य जो स्वयंसेवी सदस्य हैं कार्य करते हैं। 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं और यूनिसेफ कई खेल और टीमों को भी प्रोत्साहित करता है और इनके खेलों के आयोजन से जो धन प्राप्त होता है उसे एकत्रित कर यह कल्याण के कार्यों में खासकर उससे बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों में लगाता है और साथ ही उनके कल्याण से संबंधित योजनाओं को सरकार के साथ मिलकर या स्वैच्छिक रूप में भी कार्य करता है। तो बच्चों, हमने कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बातचीत की इस कक्षा में। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित दूसरी कक्षा थी। आगे की कक्षा में कुछ और संगठनों की बात करेंगे और हम प्रश्न उत्तरों को भी देखेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।